10-12 वर्ष पहले हमारे एक मित्र आशीष अंशुमाली जी से मेरी अपरिग्रह पे चर्चा हो रही थी कि यह अपरिग्रह जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये जो संसार चल रहा है, जो प्रकृति चल रही है, वह अपरिग्रह के ही नियम पर चल रही है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो जिस नियम से ये ब्रह्मांड चल रहा है, उसी नियम से एक छोटा सा पिंड भी चल रहा है, एक अणु भी चल रहा है। आज विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है। और इसमें मूल सिद्धांत जो है, जो प्रकृति के संचालित होने का है, वो है अपरिग्रह। जैसे कि सूर्य तपता है, अगर सूर्य अपनी किरणों को चारों तरफ न बिखराता तो आज पृथ्वी पे जीवन नहीं होता, केवल वो अपने तक अपनी किरणों को रख लेता। और वृक्ष यदि अपने फलों को अपने तक ही रखता, तो इसीलिए कहा गया है बहुत पहले से ही कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो साधु ने शरीर ही, मनुष्य ने शरीर ही नहीं धारण किया है, बल्कि ये ब्रह्मांड भी इसी नियम पर धारण हुआ है कि हम को जो प्राप्त हो उसको हम आगे की ओर बढ़ा दें। और इसी नियम को कहते हैं अपरिग्रह। और ये अपरिग्रह इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे अब इसको अपने शरीर पर हम जो है देखते हैं कि जैसे कि हमारा शरीर है, हाथ भोजन को उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, ग्रास नली से अंदर जाता है, आंतों से हो करके जो अपशिष्ट होता है वो विसर्जित होता है, और जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं वो इस शरीर में दौड़ना शुरू करते हैं रक्त के रूप में। और ये रक्त भी दौड़ता रहता है, मतलब लगातार कहीं पर भी जिस अंग में भी जो चीज़ आता है वो वहाँ पर संग्रहित नहीं होता है। यह प्रकृति संग्रह मूलक नहीं है, यह प्रकृति जो है अपरिग्रह मूलक है कि यह अपरिग्रह जहाँ पे जो आता है वो उसको आगे बढ़ा देता है। कि जैसे पूरे शरीर में रक्त दौड़ता है, अगर सोचिए कि कहीं पर अगर कोई भी पदार्थ संचित हो जाता है तो वही एक फोड़े के रूप में जन्म लेता है और बाद में वो कैंसर का रूप धारण करता है। तो इसलिए जो है कहीं पर जो है इस शरीर में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कहीं रुकती नहीं हैं। और इसीलिए देखिए, मेडिकल साइंस भी कहता है कि जिस आदमी का डाइजेशन सही है उसको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ मेडिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि जिसका डाइजेशन सही है और वह जो है उसको कैंसर की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं, या कोई बड़ी बीमारी के। क्योंकि जब डाइजेशन सही है तो इसका मतलब कि जो शरीर में आ रहा है वो सभी अंगों में बराबर विसर्जित हो रहा है, और वो जब वहाँ पे पहुँच रहा है फिर वहाँ से आगे बढ़ रहा है, जिसके भी पास पहुँच रहा है वो उसको आगे बढ़ा रही है। तो शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आज जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है या जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसको भी इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें संग्रह से हमें किनारा करना होगा, बल्कि अपरिग्रह के जो प्रकृति द्वारा निर्धारित तत्व है, सूत्र है, उसी को अपनाना होगा। क्योंकि अगर कहीं पे भी अर्थ अधिक संग्रह हो जाएगा तो वो समझ लीजिए कि एक फोड़े की तरह काम करेगा और धीरे धीरे एक कैंसर बन जाएगा। जैसे कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है, समझिए हमारा शरीर है, अगर कहीं पर जो है कोई भी चीज़ें अधिक संग्रहित हो गईं और उसने आगे नहीं बढ़ाया उसको, तो वहाँ पर वो एक तकलीफ़ देने लगेगा, एक फोड़े के रूप में वो सामने आएगा, फिर धीरे धीरे एक कैंसर के रूप में। आज जो विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है वो संग्रह का ही परिणाम है। अगर वो जो है अपरिग्रह का परिणाम होता, अगर अपरिग्रह से चलता, तो जो प्रकृति ने बांटा है, जो ज्ञान बांटा है, जो टेक्नोलॉजी बांटी है, जो विकास के रास्ते बांटे हैं, अन्न जल वायु बांटी है, इसको अगर हम ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ाते रहते, अन्न की ओर, तो सभी अंग स्वस्थ रहते। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई सोचे कि
हमारा ब्रेन ही बहुत अच्छा रहे, यहीं पे बहुत चीज़ें कलेक्ट रहें, तो लेकिन अगर पैर में दर्द होने लगेगा तो ब्रेन किस काम का, सारा ध्यान तो जो है उस पैर में चला जाएगा। तो इसलिए जैसे कि ये शरीर है कि शरीर में कहीं पे भी कष्ट होगा तो पूरा शरीर व्यथित होगा और उसकी जो है उसकी उन्नति रुक जाएगी, उसकी प्रगति रुक जाएगी किसी भी एक अंग के परेशान होने से। तो ऐसे ही यह संसार है, ऐसे ही यह प्रकृति है कि अगर हमने किसी एक ने जो है अपने पास बहुत अधिक संग्रह कर लिया और दूसरे उससे वंचित रह गए, तो वो समान वितरण नहीं हुआ और उस समान वितरण का दुष्परिणाम जो है आज जो आप देख रहे हैं एटॉमिक हथियार और ये सब चीज़ें इसके रूप में समाज में सामने आ रही हैं। और यही जो है जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा अमीरी, कहीं पे बहुत ज़्यादा गरीबी। अमीरी जिसके पास है वो जो है धन को संचित करने के लिए कैसे उसका धन बचा रहे और किस तरह से वो जो है मतलब वो धन को बचाने में परेशान रहता है, आधा पागल हुआ रहता है। और जो वंचित है वो कैसे धन को प्राप्त करे इसके लिए वो जो है परेशान रहता है। तो यह प्रकृति जिस तरह से प्रकृति ने जो सूत्र दिया है, जिस नियम से ब्रह्मांड चल रहा है, जिस नियम से ये प्रकृति चल रही है और एक अणु चल रहा है, वो ये प्रकृति के सारे नियम लगभग सब पर समान रूप से लागू होते हैं। हम मानवों पर भी लागू होते हैं, हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी लागू होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि जो है कि हमने प्रकृति के उन नियमों को पहचाना नहीं। आज हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो संग्रह मूलक हो गई है। चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, और चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो साम्यवाद हो। देखिए, साम्यवाद ने जो वितरित करने की बात की है, लेकिन उसको इस तरह से वितरित कर दिया है कि जो समाज के लिए, अब जैसे कि जो हमारे इसमें कहा गया है कि जो वितरण हो वो समान रूप से हो। जैसे ब्रेन को कुछ और चीज़ें चाहिए, लंग्स को कुछ और चीज़ें चाहिए और हार्ट को कुछ और चीज़ें चाहिए। तो इस तरह से है जब हमारे समाज में वितरण होगा तभी जो है मतलब तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा कहीं साम्यवाद ने क्या किया कि बराबर वितरित कर दिया, तो उससे भी जो है वो आज टूटने ख़त्म होने के कगार पे है। पूंजीवाद ने बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, तो वो भी जो है समाज के लिए एक चिंता का विषय है कि एक वर्ग बहुत अमीर है, एक वर्ग बहुत गरीब है, एक अपने ब्रेड बटर नहीं इस्तेमाल कर रहा है, एक ब्रेड बटर से बहुत ऊपर की चीज़ें सोच रहा है। तो देखिए, जहाँ पर संग्रह होगा, जहाँ पे अपरिग्रह नहीं होगा, वहाँ भ्रष्टाचार होगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो वहाँ पर जो है वो एक टेक्निकल इशू था कि अब इसमें गलती किसकी क्या हो, कैसे हो। तो उस समय जो है जिसने ये घटना की उसके पास आर्थिक संग्रह था, उसने जो है जांचकर्ताओं को आर्थिक संग्रह का लाभ पहुंचाया और फिर उसके बाद जो है तो उसका नतीजा ये रहा कि भोपाल में इतने लोगों का जीवन चला गया, उनमें अन्य तरह की विकृतियां आ गईं, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो क्या है कि यह जो मतलब जो संग्रह की जहां भावना आती है वहां पर कुछ लोगों का लाभ होता है और बाकी पूरा अंग जो है देश का, वो समाज का, वो परेशान होता है और वो विकृत होता चला जाता है। और यही दुर्भाग्य रहा कि हमने इस अपरिग्रह को शासन तंत्र में इन्वॉल्व नहीं किया जिस तरह से। और ये भी देखिए, इकोनॉमी की थ्योरी है कि मनी का ट्रांजैक्शन जितना तेज होगा उतना ही जो है इसका लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि मनी का ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि केवल अपर पोर्शन में ही हो रहा है, लोअर पोर्शन में नहीं हो रहा है, तो लोअर पोर्शन को लकवा मार जाएगा। तो इसलिए एक समाज की आवश्यकता के अनुसार जो है एक न्यायपूर्ण संवितरण बहुत आवश्यक है।
और हमें जो है इस अपरिग्रह के सिद्धांत को जैसा प्रकृति ने हमें दिया है उसको हमें अपने एक शासन व्यवस्था में भी और अपनी सामाजिक व्यवस्था में भी अपनाना होगा। कि जैसे कि देखिए, दशरथ जी ने जब राम के विवाह में जो है और राम के जन्म पर जो उपहार बांटा, तो उसके बाद जो है तो जिसको मिला भी उसने भी दूसरे को बांट दिया। तो अब इस तरह से जो है तो ये होता है कि हमारे पास जो आया उसको हमने रोका नहीं, उसको हमने आगे बढ़ा दिया, उसका लाभ हमने देखा और उसके बाद उसको आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये संसार जो है अच्छे से चल सकता है। और अगर हम इस चीज़ को अपनाएंगे कि जो है कि जो हमें मिल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएं, हम अपने ज्ञान को पूरे समाज में वितरित करें, हम अपने कर्म को पूरे समाज में वितरित करें, तब जाकर के जो है। और गांधी जी का जो ट्रस्टी वाला सिद्धांत था वो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का सिद्धांत था कि उद्योगपति जो है अपने को उद्योगों का ट्रस्टी समझें और एक परिवार के मुखिया के रूप में अपने मजदूरों का पालन करें, जो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की बात थी। लेकिन ये चूंकि एक हवाई सा सिस्टम रह गया तो वो उनके विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया कि जो है कि वो ऐसा करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो ठीक। तो अब यहाँ पर जो है हमें देखना होगा कि किस तरह से हम अपरिग्रह के सिद्धांत को कि इस शासन व्यवस्था में और इस आर्थिक व्यवस्था में और इस सामाजिक व्यवस्था में हम ला सकते हैं। क्योंकि सबका हित करना अगर चालू कर देंगे, सबका हित अगर सोचना शुरू कर देंगे, तो उस समय ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। और यही राम राज्य की शुरुआत है। तो अब हमें जो है यह देखना है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को शासन व्यवस्था में अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए एक विसर्ग कि हमारे आशीष जी ने एक ट्रस्ट की स्थापना की है कि जो है कि जिससे इस पे चर्चा और परिचर्चा हो कि जो प्रकृति के जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को किस तरह से हम जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने समाज में उतार सकते हैं, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में उतार सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो प्रकृति के नियम हैं, जो ब्रह्मांड के नियम हैं, जो नेचर ने नियम बनाए हैं, वो करोड़ों साल से चलते चले आ रहे हैं। अगर हम अपनी शासन व्यवस्था में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में उन नियमों को अपनाएंगे तो हमारा शासन और समाज और हमारी व्यवस्था वो उसी तरह से अजर अमर रहेगी जैसे कि प्रकृति है। वो प्रकृति के नियमों की अगर हम प्रतिकूल चल करके, प्रकृति संग्रह मूलक नहीं है, प्रकृति अपरिग्रह मूलक है। और जो दुर्भाग्य से हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं संग्रह मूलक हैं और जो है शासन व्यवस्था संग्रह मूलक है, सामाजिक व्यवस्था संग्रह मूलक है। तो इस पे बहुत गंभीरता से सबको विचार करना होगा कि जो है कि हम संग्रह मूलक भाव से हटें और जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो सिद्धांत है कि सब सुखी रहें। जब हम कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसके मतलब कि हम इस समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए, हम उनके कष्ट को हरने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए हम सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में कष्ट पड़ा हम अपने जेब में हाथ डाल करके अपने रुपए को दबा करके हम निकल जाएं, या अपनी क्षमताओं को कि हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं उसके बाद भी हम न करें। तो ये भी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, ये भी अपरिग्रह से ही है कि हम जब अपनी क्षमताओं को के द्वारा जो है दूसरों के कष्टों को हरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ ये है। और जो वसुधैव कुटुम्बकम है, जो सूत्र कहा गया है, वह भी जो है, वो सूत्र भी जो है इस अपरिग्रह मूलक ही है। क्योंकि परिवार का अर्थ है कि परिवार में देखिए एक न्यायपूर्ण संवितरण होता है, जिसको जो आवश्यकता होती है उसको वो मिलता है, मुखिया कमाता है और जो है और हर व्यक्ति परिवार का जो अर्जन करता है
वो जिसको जिसको आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको वितरित करता है, बिना भेद किए, कि जिसको जो आवश्यकता के अनुरूप सबको मिलता रहता है। तो यह अपरिग्रह मूलक समाज, अपरिग्रह मूलक शासन व्यवस्था जो है, यह वसुधैव कुटुंबकम के जैसी ही व्यवस्था है। अब यह है कि यह किस तरह से हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे शासन व्यवस्था में, हमारे समाज व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में और विश्व व्यवस्था में यह किस तरह से इस अपरिग्रह को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जिससे कि जो है कि एक राम राज्य की स्थापना हो, वसुधैव कुटुंबकम की, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो मंत्र है वो पूरे विश्व तक फैले। तो इसके लिए हमें इस पे गहन रूप से विचार करना होगा और इसको अंतर मन से समझना भी होगा। क्योंकि तो ये जो मैंने छोटी सी आपके सामने एक चर्चा प्रस्तुत की, ये इसलिए प्रस्तुत की कि आप लोग इस पर विचार करें और विचार करने के बाद फिर यह देखें कि इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कि जैसे यहाँ पे भी हमारी बातों को सुनने के बाद भी आप लोग अपरिग्रह का मतलब भाव रखिए कि मेरी बातों से जो आपके मन में आया है उसको समाज में वितरित करिए, उसको हम लोगों को बताइए कि जो है कि आपने यहाँ पे जो कहा ये गलत है, यहाँ पे ये सही है, इसमें इस तरह से होना चाहिए। तो जब ये एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम आज जिस दहकते हुए युद्ध के दहकते हुए विश्व में खड़े हैं, जिस तबाही वाले विश्व में खड़े हैं, कि उसमें जो उससे निजात पाने के लिए यही एक रास्ता है कि हम इस पे गंभीर होकर के चिंतन करें, और जो आप चिंतन करें उससे हमें ही नहीं पूरे समाज को अवगत कराएं। क्योंकि सूर्य की तरह जब तक आप अपने किरणों को समाज में बिखराएंगे नहीं, तब तक वो जो है उससे पूरा समाज लाभ नहीं उठा पाएगा। वो केवल आपसे, आपके साथ ही आपके मन में के एक कोठरी में कैद होकर के रह जाएगी। तो यह भी एक संग्रह मूलक समाज का दुर्गुण है। तो आइए इस पर विचार करिए कि हम जो प्रकृति के जो अपरिग्रह के नियम हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम जिससे बना है, वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है, वो कैसे हम एक राजनीतिक व्यवस्था में, कैसे सामाजिक व्यवस्था में, कैसे विश्व व्यवस्था में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यह कार्य बहुत भगीरथ प्रयास इसके लिए करना होगा और इसके लिए सोचना भी होगा और गहराई से सोचना होगा। शास्त्रों के साथ साथ वर्तमान स्थित परिस्थिति को भी देख करके चलना होगा और एक सिद्धांत तैयार करना होगा और फिर धीरे धीरे उस सिद्धांत पर जो है अमल भी करना होगा कि जिससे कि हम एक राम राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। मेरे हिसाब से तो राम राज्य अपरिग्रह के मार्ग से ही हस्तगत हो सकता है, क्योंकि जब तक अपरिग्रह का भाव नहीं होगा तब तक जो है हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम जो कलेक्ट किए हैं वो अपने लिए कलेक्ट किए हैं, हम दूसरों के लिए नहीं किए हैं। जब ये भाव समाप्त होगा कि जो है कि हमारे पास जो कुछ है वही संसार का है और इस संसार को हम में जिसको जो आवश्यकता है हमारी क्षेत्र, जैसे सूर्य रोशनी देता है वो सारे प्लैनेट्स को चारों तरफ रोशनी बांटता है, और वर्षा का भी जल जब बरसता है तो वो जो है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जो है बहता चला जाता है। जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे वो जाके रुकता है, आगे बढ़ता चला जाता है और फिर वहाँ समुद्र से फिर उठता है। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से हम जो है एक व्यवस्था को पे एक सोच विचार करें और जो ब्रह्मांड के नियम हैं उन्हीं नियमों पर अपनी शासन व राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था को आधारित करेंगे तो ये बहुत सुचारू रूप से चलेगा और राम राज्य भी संभवतः इसी रास्ते से आएगा। तो आइए गंभीर विचार इस पे करिए और अपने सुझावों से भी हमें अवगत कराइए कि जिससे कि जो कमियां हों उसको और सुधार करके एक परिमार्जित रूप में हम
एक नई व्यवस्था को, एक अच्छी व्यवस्था को, राम राज्य को जो है स्थापित कर सकें और विश्व को एक विनाश से बचा सकें।